पहले मैं बस आपसे एक स्टेटमेंट पूछना चाहूंगा कि क्या आपने पाउली रूल पढ़ा या नहीं पढ़ा। आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते थे तब उस समय आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पाउली रूल्स पढ़ा या नहीं पढ़ा। यस सर, पढ़े हैं। पढ़े हैं सर। पढ़े। क्या बोलता है पाउली रूल। कि दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में एक ही पोजीशन पे नहीं रह सकते हैं, यानी उसकी चारों ऑर्बिटल सेम नहीं हो सकते हैं, जैसे एन एल एम एस। चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो क्वांटम है, सकती है, क्वांटम। ये कहा था उन्होंने। पाउली ने बोला कि यस सर। हाँ, पाउली ने बोला कि कोई भी आप सिस्टम लीजिए, ठीक है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर आप क्वांटम संख्या डिटरमाइन करते हैं तो उसकी चारों क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती, कोई ना कोई एक क्वांटम संख्या होगा जो डिफरेंट आएगा। और आपने इस चीज को वहां क्वांटम संख्या निकाल के बहुत देखा भी होगा। यस। यस सर। तो बिफोर टू स्टार्ट पाउली एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल, जो मैं पार्टिकल्स की बात करता हूं या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, ठीक है, कोई भी आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्वांटम पढ़ रहे हो ना। क्वांटम क्या है, व्हाट इज क्वांटम। आपको जब क्वांटम स्टार्ट किया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में है क्वांटम। बोलो। यस सर। फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो जब आपको क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किया गया होगा तो उस समय आपको क्लियरली बोल देता है कि वेरियस साइंटिस्ट ने क्वांटम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसकी डेफिनेशन दी। एक साइंटिस्ट ने ये बोल दिया कि आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना चाह रहे हैं जहां आपको ना कुछ सुनाई देगा ना दिखाई देगा, बस आप फील करोगे कि ऐसा हो रहा है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, क्वांटम का मतलब क्या है कि आप सबसे लोवेस्ट लेवल पर आप जाकर के स्टडी करोगे, है ना। जो आप अभी सिस्टम पढ़ते हो, कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, उस कॉम्प्लेक्स में वो क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स आप लगाते हो, ठीक है। लेकिन हमें अब क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है, क्वांटम बहुत पहले स्टार्ट कर चुके हैं आप लोग फर्स्ट सेम में। आप तो क्वांटम की थर्ड और फोर्थ यूनिट यहाँ पढ़ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले आपने पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम पढ़ा होगा, है ना। पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशन थ्योरी, ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हैं। यस सर। तो वो आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में होता है। क्या चीज सर सिलेबस में था सर, पढ़ा नहीं हमने, मैंने। हाँ, मतलब ओके, देख के आया होगा, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप उन पार्टिकल्स के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर से, जो आपको ना दिखाई दे रहे हैं ना सुनाई दे रहे हैं, बस हम ये फील कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखते हो कि इलेक्ट्रॉन का अगर बिहेवियर देखते हो तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ऐसे देखते हो। क्या आपकी कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन को देखा क्या आपने। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक प्लस हाफ होता है और एक का इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है माइनस हाफ होता है। एक्सपेरिमेंट्स ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया और बता दिया कि ऐसा होता है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या आपको दिखाई देगा, क्या आप सुनाई देगा, सिर्फ आप फील करो कि हाँ, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन प्लस हाफ होगा, अगर इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड में है तो इसका स्पिन माइनस हाफ होगा। यस और नो। तो सिर्फ हम महसूस करते हैं कि हाँ ऐसा होता है, और ये सही बात भी है। अगर इन सब चीजों को मैं बेसिस बना करके क्लासिकल मैकेनिक्स में आता हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब बड़े पैरामीटर में आता हूँ, तो वो बात सही निकलती है जो कि मैंने क्वांटम में पढ़ा। यस और नो। यस सर। यस सर। यस ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पर आप जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पढ़ते हो, जो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, अल्फा पार्टिकल्स पढ़ते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आपका जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है उसे दो भागों में कैटेगराइज किया गया। एक को आपने बोला होगा या आपके सामने आया होगा, कभी आपने लिखा होगा, आपके सामने लिखा हुआ होगा बोसॉन पार्टिकल्स। ठीक है? सर गॉड पार्टिकल Yes, sir. और दूसरा आपके सामने आया होगा फर्मियन पार्टिकल। क्या बोल रहे हो अर्पित? कुछ बोलना है? रोहित? ओके, तो ये दो पार्टिकल्स आपके एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो नेचर होता है या जो कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है या कोई भी कंपाउंड हो, वो सिर्फ इन दो पार्टिकल से मिलकर बना होगा। या तो उसमें बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं और या तो उसमें फर्मियॉन्स पार्टिकल होते हैं। दोनों नाम आपने सुने होंगे, बोसॉन और फर्मियॉन्स। तो अगर मैं बोसॉन की बात करता हूं तो कौन से बोसॉन पार्टिकल होते, कैसे आइडेंटिफाई करूं कि वो बोसॉन पार्टिकल होंगे या किनको मैं बोसॉन पार्टिकल बोलूंगा? तो आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, इंटीग्रल स्पिन, या फिर आई वैल्यू आपने किसी सिस्टम का डिसाइड किया होगा। जस्ट अ मिनट, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बोसॉन पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा था। तो मैंने आपसे पूछा कि आपने आई देखा होगा, जब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे होंगे तो आप हर एक एटम, हर एक सिस्टम के लिए आई वैल्यू डिसाइड कर रहे थे। ठीक है? आप उस सिस्टम के स्पिन, इंटीग्रल स्पिन की बात कर रहे थे कि इंटीग्रल स्पिन होगा या हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा, आई डिसाइड कर रहे थे। यस? Yes, sir. अरे सिंपल, आई इक्वल्स टू 1/2, 3/2, 5/2 ऐसा नहीं देखा है क्या लिखा हुआ का? या आई इक्वल्स टू 0 या 1, 2, 3 नहीं देखा है क्या? अरे No, मास sir. में तो लिखते हैं। यस सर। अरे सिर्फ देखा है या नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आई कहीं आपने पढ़ा है जिसे स्पिन, इंटीग्रल स्पिन और हाफ इंटीग्रल स्पिन बोला जाता है? नहीं पढ़ा सर मैंने। देखा है ना? नो सर। नो? अरे यार, आई नहीं देखा? नो सर। ओके, याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये जो आई वैल्यू होता है, इस बेसिस पर आपके पार्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को आपने बोला बोसॉन पार्टिकल्स, एक को बोला आपने फर्मियॉन्स पार्टिकल। साइंटिस्ट ने बोला कि बोसॉन पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका इंटीग्रल स्पिन, ध्यान दीजिएगा, जिनका इंटीग्रल स्पिन मतलब आई वैल्यू इंटीजर होती है। क्या होगा? आई वैल्यू इंटीजर होगी। इंटीजर का मतलब क्या होता है? वो फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता, वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो उन सारे पार्टिकल्स को जिनका इंटीग्रल स्पिन इंटीजर होता है, उन सारे पार्टिकल्स को बोसॉन पार्टिकल्स बोला गया। ठीक है? यस सर। तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि बोसॉन पार्टिकल कौन से पार्टिकल होंगे? वो सारे पार्टिकल जिनका इंटीग्रल स्पिन इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू का मतलब 0, 1, 2, 3 मींस नॉन फ्रैक्शनल। ओके? यस सर। जैसे आपके सामने बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो आपके पास फोटोन आता है, आप पार्टिकल्स आते हैं, अल्फा पार्टिकल्स सुना है, हीलियम सुना है, यस सर। हीलियम, यस सर। Yes, sir. ये। फिर आपने सुना होगा पाई मीजॉन भी सुना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप पढ़ रहे थे। आपने ड्यूट्रॉन भी
होगा? ड्यूट्रॉन सुना कि नहीं सुना? अच्छा, ड्यूटेरियम सुना कि नहीं सुना? यस सर। सुना है। अरे यार तुम लोग बताओ, ये तो अब याद आ गया कि जब आप एनएमआर पढ़ते थे तो एनएमआर की जो लाइन आती थी या जो स्प्लिटिंग होती थी 2ni प्लस 1 के इक्वल होती थी, ये आई नहीं रखते थे क्या आप लोग? इंटीग्रल वैल्यू नहीं रखते थे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन की आई वैल्यू हाफ होती है, प्रोटॉन के लिए आई वैल्यू हाफ होती है। और फिर आपने पढ़ा होगा ड्यूटेरियम एटम के लिए आपको बताए होंगे जो एनएमआर पढ़ा है कि आई वैल्यू 1 होती है। बोलो। अच्छा, आप एनएमआर में स्प्लिटिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े, ये बताओ पहले। जैसे कि आपका एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, इसका जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रा लोगे तो कितने पिक मिलेंगे? तो आपको पता है कि यहाँ पास जो पार्टिकल है प्रोटॉन लगा हुआ है और एनएमआर में उसी का पिक आता है जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं। यस सर नो? या फिर ये हटा देता हूं और अच्छा एग्जांपल आपका ले लेता हूं, इथाइल ब्रोमाइड। यस सर। बोलो। अब यस मुझे सर। बताओ CH3 कितने लाइन देगा प्रोटॉन एनएमआर में, CH2 कितने लाइन देगा प्रोटॉन एनएमआर CH3 में? 3 देगा, 2 और 1 3। और CH2 ओके, देगा 2 3 और 1 4, 4 देगा CH2। इन्हें कहाँ से देख के बता रहे हैं? प्रोटॉन को ही देख के बता रहे हो ना यस सर। कि जो स्प्लिटिंग होती है, अगर प्रोटॉन वाला सिस्टम है तो जो स्प्लिटिंग होगा बगल वाले कार्बन पर जितना प्रोटॉन होगा उसका n+1 होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम का एनएमआर लेते हो, जैसे आप इस कार्बन का एनएमआर देखना चाह रहे हो, CH2 का एनएमआर देखना चाह रहे हो, तो इसका जो एनएमआर है इससे नहीं आएगा, इसका जो पीक आएगा इसके एडजेसेंट एटम से आएगा, इन्वायरमेंट से आता है। तो जब आप CH2 की बात करोगे तो CH3 को देखोगे, CH3 को की बात करोगे तो CH2 को देखोगे। तो जिसका देखना है उसको छिपा लेना है, और वो जो एटम होगा, वो जो स्प्लिटेड होगी, वो आपका 2ni+1 के इक्वल स्प्लिट होता है। n जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एडजेसेंट एटम, और I जो होगा उसका इंटीग्रल स्पिन। और प्रोटॉन का इंटीग्रल स्पिन H क्या प्रोटॉन है, H की नहीं है? H को प्रोटॉन बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। यस सर। यस सर। बोलते हैं। बोलते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है उसका जो इंटीग्रल स्पिन होता है हाफ होता है। तो मैं पुट कर देता हूं, तो जो इसमें जो सारी वैल्यू पुट होंगी वो बगल वाले की होगी, जो बगल वाले सेंटर पर है। ठीक, तो देखो 2 है, बगल वाले सेंटर पर कितना प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है, तो 3 इंटू प्रोटॉन का जो आई वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 1/2 + 1। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 + 1 ये 4। आप बोले सर उस CH2 का जो होगा 4 लाइन आएगा। देख लो आ गया 4 लाइन। आपने फिर इसको बोला कि अगर प्रोटॉन सिस्टम है तो उस प्रोटॉन सिस्टम के लिए शॉर्टकट होता है कि जो 2ni की वैल्यू होता है वो n+1 के बराबर आएगा, ये शॉर्टकट है उसका। लेकिन ये सारे एटम्स के लिए है, क्योंकि ये वाला जो शॉर्टकट है आपका n+1 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्रोटॉन सिस्टम, और अगर दूसरा कोई सिस्टम आ जाता है फिर ये नहीं लगता, फिर आपको यूज करना पड़ता है 2ni+1 वाला ही यूज करना पड़ता है। तो मैं, हालांकि अच्छी बात है कि आप इसे याद रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी याद रखो, लेकिन अगर दूसरा सिस्टम होता है तो आपका इस तरह से सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स दे दिया CD3,
CD3 रेडिकल या CD3 दिया। तो अब वो पूछेगा कि इसका जब हम ड्यूटेरियम NMR लेंगे, ड्यूटेरियम भी क्या है, प्रोटॉन NMR का ही तो आइसोटोप है ना। यस सर। तो जब मैं इसका NMR लूंगा तो कितनी लाइन दिखेगी, तो वो दिखेगा मुझे 2Ni+1 के इक्वल दिखेगा। बस ये देखना है कि अब इसके लिए मैं कैसे स्प्लिट कराऊंगा। तो चूंकि यहाँ ड्यूटेरियम है इसलिए मैं प्रोटॉन NMR की बात नहीं करता, वहां ड्यूटेरियम NMR आ जाएगा और ड्यूटेरियम के लिए आई वैल्यू 1। ये बात की बात। तो इस प्रकार से आप CH3 निकालोगे, तो CH3 का जब निकालोगे तो CH2 को रखोगे, तो CH2 से जब स्प्लिट होगा ये, ठीक है, CH3, तो आपका 3 लाइन मिलेगा। फिर आप इनका रेशियो निकालते हो पास्कल ट्राइंगल से। यस सर। तो ये आप पढ़ के आए हो, आपने आई यूज किया हुआ है, ठीक है, तो वही आई है जो आप यूज करके आए हो। आप NMR में पढ़े हो, आप EPR में पढ़े होगे, आप मास में पढ़े हो, सब जगह आई वैल्यू यूज होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रल स्पिन आपका जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हाँ बोलिए। सर ये आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स का टर्म हाँ है ना। तो मैं तो केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो मैं थोड़ा केमिस्ट्री लाऊंगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है आई वैल्यू। आप कहीं कहीं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंडिकेट करते हो तो कैपिटल आई से डिनोट करते हो, हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, तो क्या बता रहा था कि पार्टिकल्स, आपके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कि जिनका इंटीग्रल स्पिन क्या हो, इंटीजर में होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, बोसॉन पार्टिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोटॉन के लिए आई वैल्यू 1 होती है, अल्फा पार्टिकल के लिए 0, हीलियम के लिए 0, मीजॉन के लिए 0 और ड्यूटेरियम के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए 1। ये देख लो, सारे का सारा आई वैल्यू अगर आप देखोगे तो या तो आपको 0 नजर आ रहा है या तो आपको 1 नजर आ रहा है। दूसरा पार्टिकल जो होता है वो होता है आपका फर्मियंस होते हैं, और फर्मियंस वो पार्टिकल होते हैं जिनका इंटीग्रल स्पिन हाफ होता है। आई क्या होगा, हाफ इंटीग्रल में होगा, मतलब हाफ का मल्टीपल होगा। ओके, हाफ इंटीग्रल या हाफ इंटीजर होगा। क्लियर। इसका मतलब कि आई वैल्यू इन सारे फर्मियंस के लिए आई वैल्यू या तो -12 होगी या इसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा तो मल्टीप्लाई करते जाओ, 3/2 होगा, 5/2 होगा, 7/2 होगा एंड सो ऑन, मतलब n/2 तक। ठीक है। आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो ये सारे एग्जाम्पल जो आप इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो, आप जो प्रोटॉन पढ़ते हो, आप जो न्यूट्रॉन पढ़ते हो, ठीक है, इन सब का जो इंटीग्रल होता है, जो आई वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितना होता है, हाफ होता है। क्लियर। आपने इसके अलावा और भी पढ़ा होगा, पॉजिट्रॉन भी सुना होगा, मिसॉन भी सुना हो, म्यूऑन भी सुना होगा। मिसॉन ऊपर है, ये म्यूऑन है, MUON। इन सब का जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो हाफ होती है। यस और नो। यस सर। तो on the basis of integral spin, microscopic particles has divided into part. First is boson particles, second is fermions particle. Boson particles क्या होते हैं, जिनका इंटीग्रल स्पिन इंटीजर होता है।
इंटीजर मतलब 1 2 3 4 0 वाला, 0 1 2 3 4, है ना, एंड सो ऑन। और फर्मियंस पार्टिकल्स कौन से होंगे कि जिनका इंटीग्रल स्पिन क्या होगा, हाफ इंटीजर। क्या होगा इंटीग्रल स्पिन फर्मियंस का, हाफ इंटीजर होगा या हाफ इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के पार्टिकल होते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ओके, इन पार्टिकल में से ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किनके कारण उत्पन्न होता है, प्रोटॉन्स। which type of particles are responsible for magnetic moment, या मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट मत बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, कि जो किसी भी सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिट्रॉन रिस्पॉन्सिबल या म्यूऑन। बताइए, एक ही बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्यों इलेक्ट्रॉन। सर क्योंकि ये मतलब उसके ऑर्बिटल के चारों ओर घूमते रहते हैं और खुद में ही स्पिन में भी घूमते हैं, तो जब ये घूमते हैं तो इनमें मैग्नेटिक उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न, क्या प्रोटॉन नहीं घूम सकता, अपने एक्स पर प्रोटॉन नहीं घूम सकता। हाँ, न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन नहीं घूमेगा, न्यूट्रॉन नहीं घूमेगा। क्या उसका इंटीग्रल स्पिन नहीं है, क्या उसमें स्पिन जीरो है क्या, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन में। नो सर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर वो सारे पार्टिकल जिनका इंटीग्रल स्पिन हाफ होता है, वो सारे पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कंपलसरी है कि उसका इंटीग्रल स्पिन आपका क्या होना चाहिए, हाफ इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल भी नहीं चलेगा, उत्पन्न वही करेगा, क्योंकि इंटीग्रल होने से, अगर इंटीग्रल है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जब कैंसिल आउट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो कर देता है। तो बोसॉन पार्टिकल्स कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फर्मियंस जनरेट करते हैं। तो ये आपसे नेट 2015 में पूछा गया था, विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आंसर दिया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक आंसर, दूसरा आंसर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तीसरा आंसर ओनली इलेक्ट्रॉन, चौथा आंसर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वो सारे पार्टिकल्स जिनका हाफ इंटीग्रल होता है वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए स्पिन होना चाहिए सिस्टम, और अगर सिस्टम स्पिन होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, यस सर। यस। तो ये एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन के बाद कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, बोसॉन और फर्मियंस। फिर जो आप क्वांटम पास्टुलेट्स करते हैं उसमें क्वांटम पास्टुलेट का 6 पास्टुलेट्स ऐड किया गया। उसमें बोला गया कि अगर 6 पास्टुलेट्स, अभी तक आपने 5 पास्टुलेट्स पढ़े होंगे ना क्वांटम मैकेनिक्स के, कि 6 पर डाले, कितने क्वांटम मैकेनिक्स के कितने पास्टुलेट्स पढ़े हो। अच्छा, नहीं सर, 5। इसके पहले आप सुन चुके होंगे। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, बोसॉन और फर्मियंस, तो 6 पास्टुलेट्स ऐड किया गया। उसमें बोला गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप ले लीजिए, ठीक है, एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम must have antisymmetric wave function under the exchange of two
इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हो तो जो वेव फंक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब क्या है? फर्मियंस पार्टिकल की बोसॉन पार्टिकल्स? फर्मियंस। fermions फर्मियंस। अरे जहां जहां इलेक्ट्रॉन का अब नाम आएगा मतलब कि आप फर्मियंस की बात कर रहे हो। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो उसका जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक। कैसा होना चाहिए? कोई भी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो उसका जो टोटल वेव फंक्शन है वो टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है। और जितने भी आपके बोसॉन सिस्टम होते हैं उन सारे बोसॉन सिस्टम का अगर आप 2 कोऑर्डिनेट को एक्सचेंज करते हो तो इन कोऑर्डिनेट को एक्सचेंज करने पर जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। समझ में नहीं आया होगा? नो सर। नो। ओके, पहले स्टेटमेंट सुनो, ये बताना कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ये बोल रहा हूं 6th पोस्टुलेट बोलता है कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन शुड हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ 2 पार्टिकल और 2 कोऑर्डिनेट। अगर आप 2 पार्टिकल या 2 कोऑर्डिनेट को अगर आप एक्सचेंज करते हो तो उस एक्सचेंज के दौरान उस सिस्टम का पूरा जो वेव फंक्शन है वो अगर फर्मियंस है तो एंटी सिमेट्रिक होगा। और अगर यही एक्सचेंज आप बोसॉन पार्टिकल्स में पढ़ते हो तो पूरा का पूरा जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब जो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वेव फंक्शन लिखते हो ना, कोई भी आप सिस्टम पढ़ते हो उसका वेव फंक्शन आप लिखते हो तो वो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन स्टेटमेंट सुनो। 6th पोस्टुलेट क्या बोलता है कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक अंडर द इंटरचेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे पढ़ाई कीजिए, उसका जो ओवरऑल वेव फंक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ओवरऑल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक नेचर का होगा। और जितने भी आप बोसॉन पार्टिकल सिस्टम को पढ़ोगे उसका टोटल जो वेव फंक्शन होगा वो टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक नेचर होना चाहिए। स्टेटमेंट क्लियर है सिवाय एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक को छोड़ करके? 6 पोस्टुलेट्स का स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्या बोलता है 6 पोस्टुलेट्स कि अगर फर्मियंस पढ़ रहे हो तो जो साई टोटल होगा, साई टोटल का मतलब ओवरऑल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम कैसा होना चाहिए? एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। अगर आप फर्मियंस सॉरी बोसॉन पार्टिकल्स का सिस्टम पढ़ रहे हो तो टोटल वेव फंक्शन कैसा होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा। ये 6 पोस्टुलेट्स था। अब क्वेश्चन आता है कि जो टोटल वेव फंक्शन होता है इसमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कैसे देखें। और आपको क्या करना है, आपको 2 पार्टिकल को एक्सचेंज करके चेक करना होगा कि वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक। तो बिफोर टू स्टार्ट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी वेव फंक्शन है, ठीक है, तो टोटल वेव फंक्शन आप लिख रहे हो तो किसी भी सिस्टम का चाहे वो फर्मियन सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो या बोसॉन वाले सिस्टम हो, उसमें कितने पार्ट होते हैं? आप अगर फर्मियंस की बात करते हो, फर्मियंस में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स होते हैं, इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। यस यस सर। यस सर। ठीक है। और आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन ऑर्बिटल में तो इनके साथ मूव करने के साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी मूव करता है, मतलब अपने अक्ष पर भी स्पिन करता है।
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आपका जो वेव फंक्शन बनेगा, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के लिए मुझे वेव फंक्शन बनाना है, तो मैं जो टोटल वेव फंक्शन बनाऊंगा तो मेरे पास दो पार्ट होंगे, एक इसका स्पिन का पार्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन, फर्मियांस बोल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है तो फर्मियांस है। Yes, sir. Yes. यस सर? तो जो आपका फर्मियान है या जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका पार्ट देखो, तो एक पार्ट नजर आता है कि इसका खुद का स्पिन है, ठीक है, मतलब एक वेव फंक्शन स्पिन के लिए बनेगा। दूसरा वेव फंक्शन कि ये इस ऑर्बिटल पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल है वो स्पेस पे है कि कहीं और है? ये Sir, ऑर्बिटल कैसे? है तो दूसरा वेव फंक्शन इसका ऑर्बिटल बनेगा, हम्म, साई ऑर्बिटल बनेगा। और जो साई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल क्या है कि वो पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब स्पेस। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो स्पेस क्या है? ऑर्बिटल है। Orbital. Yes, sir. यस सर? Yes, sir. Yes, sir. Orbital is. बाकी लोग को क्या हो गया? क्वांटम में ज्यादा घूम गए क्या? No, sir. तो नेटवर्क घुमा रहा है। सर फ्यूचर में नेटवर्क कैसे हमारा यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन। इतना अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक को कचरा का हो जाता है ये नेटवर्क के कारण। तो यहाँ पास समझो जिनको आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है सर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पढ़ते हो या फिर आप बोसॉन पार्टिकल्स भी पढ़ते हो, तो आपके पास जो किसी भी सिस्टम का, जैसे आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, फर्मियंस की बात करते हो, तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन होता है दो चीज पर डिपेंड करता है, कि वो जो सिस्टम है उस फर्मियंस है, उसके इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन पर डिपेंड करेगा, और स्पिन के साथ साथ वो जिस स्पेस में घूम रहा है उस स्पेस के वेव फंक्शन पर भी डिपेंड करेगा, मतलब ऑर्बिटल के वेव फंक्शन पर डिपेंड करेगा। और ऑर्बिटल को ही क्या मैं बोल देता हूँ, साइन स्पेस बोला जाता है। क्योंकि वो स्पेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वही एक पार्ट है, वही एक स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। यस और नो? ऑर्बिटल में। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कि जो आपका टोटल वेव फंक्शन होता है उस टोटल वेव फंक्शन में दो हिस्से होते हैं, एक स्पेस का पार्ट होता है और दूसरा आपका स्पिन का पार्ट होता है। और मल्टीप्लिकेशन इसलिए लगाया हूं क्योंकि आपको पता है कि वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का नहीं होता। ये आप प्राइमरी स्टेज में पढ़ते हो, नेचर ऑफ वेव फंक्शंस वगैरह। एनर्जी एडिटिव होती है, वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होती है। तो ये जो साइन लिख रहा हूं मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन, कि अगर आप 10 वेव फंक्शन को टोटल करना चाहते हो तो उस वेव फंक्शन को आपको 10 के 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके मल्टीप्लिकेशन से जो आपका टोटल वेव फंक्शन मिलेगा वो ओवरऑल वेव फंक्शन कहलाएगा। चूंकि मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आपका वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव इन द नेचर। ये किसी को, अगर किसी ने थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। अगर आप एनर्जी की बात करते हो तो टोटल एनर्जी आप जब भी निकालने को बोला जाता है आप E1 प्लस E2 प्लस E3 ये सारी चीजें करते हैं, सो ऑन। क्यों क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो एनर्जी होती है वो एडिटिव नेचर की होती है।
यस और नो? अब ये भी नहीं पता होगा। सर अरे कोई बात नहीं, नहीं पता, अब तो पता चल गया ना कि नहीं चला? यस यस सर चल गया सर। तो अब ध्यान रखना कि वेव फंक्शन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। मतलब आपको जब बोलेगा कि एक वेव फंक्शन साई 1 है, एक वेव फंक्शन साई 2 है, एक वेव फंक्शन साई 3 है, तो बता टोटल वेव फंक्शन कितना होगा? ठीक है, टोटल वेव फंक्शन इक्वल्स टू साई 1 मल्टीप्लाइड बाय साई 2 मल्टीप्लाइड बाय साई 3। एक ऑप्शन आपको प्लस 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 करके भी देगा, तो प्लस प्लस मत करना, गलत आंसर होगा उसका। ओके सर। ठीक है, तो कोई भी अगर आप वेव फंक्शन की जब आप बात करते हो तो किसी भी सिस्टम का, चाहे वो फर्मियान्स हो, चाहे वो बोसॉन पार्टिकल का सिस्टम हो, जो टोटल वेव फंक्शन होता है, टोटल वेव फंक्शन जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है स्पेस पार्ट और दूसरा होता है स्पिन पार्ट। यस, और चूंकि आपका वेव फंक्शन की आप बात कर रहे हो, वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होने के कारण जो ओवरऑल ये टोटल वेव फंक्शन होगा दैट इज इक्वल टू साइन स्पेस मल्टीप्लाइड बाय साइन स्पिन। यस और नो? यस सर यस सर। यस सर अब हम बात करें, ये मेरा वेव फंक्शन हुआ। मेरा जो पास्टुलेट नंबर 6 है वो क्या बोलता है? पास्टुलेट नंबर 6 कि अगर फर्मियान सिस्टम है, फर्मियान सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अब इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो फर्मियान सिस्टम कहलाएगा। यस और नो? तो Yes, फर्मियान yes, में कौन sir. है सर? तो फर्मियान जो सिस्टम होगा उसका जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो एंटीसिमेट्रिक नेचर का होता है, ये 6 पास्टुलेट्स में बोला गया। और जो बोसॉन पार्टिकल वाले जो सिस्टम होंगे या बोसॉन सिस्टम होंगे उनका जो साइन टोटल होता है वो कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। और ये कब की बात कर रहा है? कि जब आप दो पार्टिकल्स को क्या करोगे? इंटरचेंज करोगे। कैसे करेंगे वो बात की बात, तो पहले ये समझो कि अकॉर्डिंग टू पास्टुलेट्स नंबर 6 फर्मियान्स का सिस्टम का टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, तभी वो सही है, अदरवाइज वो वेव फंक्शन गलत माना जाएगा। बोसॉन पार्टिकल सिस्टम है तो उसको सिमेट्रिक होना कंपलसरी है, तभी वो सही है, अदरवाइज गलत है। और आपको पता चल गया कि जो साइन टोटल होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है साइन स्पेस इनटू दूसरा होता है स्पिन का पार्ट। सेम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बोसॉन पार्टिकल अगर है तो उसके पास भी स्पेस होगा, उसका भी कुछ अपना स्पिन होगा। ओके, अब ये साइन स्पेस और साइन स्पिन डिसाइड करेगा कि जो टोटल वेव फंक्शन है इनके मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि ये टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। क्लियर? Yes, sir. yes, sir. कौन डिसाइड करेगा वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक? तो फिर से रिपीट कर दीजिए। बोलो, कौन डिसाइड करेगा कि टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक? कौन डिसाइड करेगा? साइन स्पेस और साइन स्पिन। साइन स्पेस इनटू साइन इस स्पिन पार्ट और जो वैल्यू स्पिन आई। पार्ट डिसाइड करेंगे टोटल वेव फंक्शन को, है ना? Yes, यस, sir. चलो फिर से आता हूं। साइन Yes, टोटल sir. इक्वल्स टू, मेरे को पता चल गया कि जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो स्पेस और स्पिन का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, एक चीज बताओ, जब आपने एमओटी पढ़ा होगा इनिशियल स्टेट वाला, तो आपने के पास एक जीरेट इंटू जीरेट टर्म आया होगा।
अनजीरेड इंटू अनजीरेड टर्म आया होगा। एक टर्म आया होगा आपका जीरेड इंटू अनजीरेड, अनजीरेड इंटू जीरेड। ये आया है आपके सामने कि नहीं आया? यस सर, आया है। तो जीरेड इंटू जीरेड का रिजल्ट क्या आता है? सर सिमेट्रिक। जीरेड ही आता है। अरे इसी टर्म में बताओ, इसी टर्म में। अच्छा ये। ठीक है, यस। जीरेड इंटू जीरेड करते हो जीरेड आता है, अनजीरेड इंटू अनजीरेड करते हो तब भी रिजल्ट आपका जीरेड आता है। जीरेड इंटू अनजीरेड अनजीरेड आता है, अनजीरेड इंटू जीरेड अनजीरेड आता है। मतलब कि अगर सेम नेचर मल्टीप्लाई होंगे तो वो सिमेट्रिक चीज देंगे, समान चीज देंगे। यस सर। यस, तो आपके पास भी ऐसे ही दो चीजें हैं, एक स्पेस का पार्ट है, एक स्पिन का पार्ट है। ठीक है, तो जो आपका स्पेस का पार्ट होता है और स्पिन का जो पार्ट होता है, ये सिमेट्रिक हो सकता है, ये एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। स्पिन भी ऐसे ही हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। अगर पहला कंडीशन, ठीक है, अगर साइन, या फिर सिंपल इसी को लिख देता हूं, यहीं पे लिख रहा हूं, देखिएगा बाद में साइन में चलता हूं। एंटी सिमेट्रिक मल्टीप्लाइड बाय एंटी सिमेट्रिक, मतलब स्पेस वाला पार्ट इनटू स्पिन वाला पार्ट, दोनों एंटी सिमेट्रिक हो तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो आपका सिमेट्रिक आएगा। क्लियर? यस सर। सर एक बार फिर बोल दीजिए। दूसरा दूसरा देखो कि हो सकता है कि आपका स्पेस का पार्ट सिमेट्रिक हो और स्पिन का पार्ट भी सिमेट्रिक हो, तो रिजल्ट भी आपका सिमेट्रिक ही आएगा। मतलब यस सर। सिमेट्रिक होने के लिए ये जरूरी है कि आपका स्पेस का पार्ट और स्पिन का पार्ट दोनों सेम होने चाहिए। सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक तो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। यस? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब देखो मैं लिख रहा हूं साइन टोटल इक्वल्स टू साइन स्पेस, ये हमेशा होगा, इनटू साइन स्पिन। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपका साइन स्पेस वाला हिस्सा एंटी सिमेट्रिक है और स्पिन वाला हिस्सा भी एंटी सिमेट्रिक है, तो जो टोटल साइन आएगा वो कैसा आएगा? टोटल सिमेट्रिक। साइन कैसा आएगा? सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, दूसरा कि आपका साइन स्पेस वाला हिस्सा सिमेट्रिक है इनटू साइन स्पिन वाला हिस्सा सॉरी ये भी सिमेट्रिक है, तो आपका जो टोटल साइन होगा वो कैसा आएगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। दूसरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि जो आपका टोटल साइन का एक हिस्सा, साइन स्पेस को मैं अगर बोलता हूं कि ये सिमेट्रिक है इनटू स्पिन वाला हिस्सा एंटी सिमेट्रिक है, तो जो रिजल्टेंट जो टोटल साइन होगा वो कैसा आएगा? अनसिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि आपके साइन स्पेस वाला हिस्सा एंटी सिमेट्रिक नेचर का हो और साइन स्पिन वाला हिस्सा सिमेट्रिक नेचर का हो, तो जो रिजल्टेंट है वो कैसा आएगा? सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक। यस यस यस। सर। Yes, sir. अब देखो फिर से पास्टुलेट्स में चलता हूं कि मेरा पास्टुलेट्स बोलता है कि अगर फर्मियान सिस्टम है तो टोटल वेव फंक्शन को कैसा होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। टोटल वेव फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, स्पेस का पार्ट और स्पिन का पार्ट।
मतलब कि जो दूसरा वाला है या फिर ये ए नंबर और ये बी नंबर का। अब देखो टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक सिर्फ दो कंडीशन में हो सकता है। कब हो सकता है? कि जब दोनों स्पेस और स्पिन अलग अलग नेचर के हों। मतलब जो बी कंडीशन है वो फर्मियंस के लिए है और जो ए कंडीशन है वो किसके लिए है? बोसॉन पार्टिकल के लिए है। यस सर नो? क्वांटम मैकेनिक्स का 6 पोस्टुलेट किया कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा, बोसॉन सिस्टम है तो टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा। और कोई भी चीज एंटी सिमेट्रिक तभी हो सकती है, कोई भी वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब उसका स्पेस का पार्ट और स्पिन का पार्ट एक दूसरे के अपोजिट हो। अपोजिट मतलब एक सिमेट्रिक है तो दूसरे को एंटी सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा। अगर स्पेस सिमेट्रिक है, ठीक है, तो स्पिन को एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। अगर स्पेस एंटी सिमेट्रिक है तो स्पिन को सिमेट्रिक आना चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यस सर नो? यस सर। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन भी इसी बेसिस पर पूछा जाता है। आपको एक पार्ट दे दिया जाता है कि बोलता है कि स्पेस का पार्ट सिमेट्रिक है तो बताओ कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में स्पिन का पार्ट कैसा आएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन देगा। रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम कल कि ये जो इंटरचेंज बोला था ना, सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, अब ये कैसे सिमेट्रिक होंगे? स्पेस का पार्ट या स्पिन का पार्ट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कैसे देखेंगे हम? वो देखेंगे अगर फर्मियंस है तो दो इलेक्ट्रॉन को इंटरचेंज करके देखेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। जैसे इसी को देखो कि इसमें एक्सचेंज ऑपरेटर 1 2 लगाता हूं, ये पहला इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अगर मैं चेंज कर देता हूं तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो बताओ अब पहले वाला इलेक्ट्रॉन देख करके बोलो और अभी वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम देख करके बोलो कि कैसा है। दोनों सेम दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? सेम है सर। सेम है, मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक आ गया। बोथ तो ये सिमेट्रिक। वाली बात करूंगा कल। अभी वेव फंक्शन समझो, वेव फंक्शन टोटल वेव फंक्शन कैसा? बोसॉन तो सिमेट्रिक, फर्मियंस तो एंटी सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक सर जो और मतलब एंटी सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन होने भरे के जाते लिए हैं, स्पेस, सर जो इलेक्ट्रॉन क्या भरे बोला जाते हैं आपने? वो एंटी सिमेट्रिक होंगे। ऑब्वियसली, तो वही तो पाउली का एक्सक्लूजन यस सर। प्रिंसिपल है यस कि सर, दो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग इलेक्ट्रॉन अपोजिट एक रहेंगे। क्या सेम स्पिन से नहीं रखे जा सकते। आपने यस कभी सर। भी एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड नहीं दिखाया क्योंकि पाउली ने यस पहले सर। ही रूल दे चुका था और वो सही भी था। यस सर। ये बताऊंगा यस। कल की क्लास में बताऊंगा। समझ यस में आया सर। थोड़ा सा? हाँ सर। यस सर। जी अब आया तो सर। क्वांटम आ गया, समझ में सर नहीं मजा भी आएगा। आ रही थी। और बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में, लेकिन अब ऑफलाइन नहीं है तो क्या करना, ऑनलाइन नहीं चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।